तो इन चार बड़ी खबरों के अलावा भी अहम खबरें होंगी और शुरुआत आज की बाजार में हुए एक्शन की खबर से। बाजार ने आज शुरू में तेजी का सिक्सर जरूर लगाया, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली नजर आई और बाजार ने आखिरकार बंद होते होते अपनी तेजी गंवा दी। हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी आखिरकार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। पूरी एक्शन क्या रहा, बाजार में किस तरह की चाल नजर आई, आशीषा से जानते हैं। आशीषा, बताएं बाजार के एक्शन के बारे में जरा। बिल्कुल, अच्छी खासी तेज़ी के साथ भारतीय बाजार खुलते हुए नजर आए थे, लेकिन दिन के अंत तक काफ़ी मुनाफा वसूली दिखी और इसी के चलते निफ्टी और बैंक निफ्टी सपाट बंद होते हुए नजर आए। जो और डे का हाईएस्ट लेवल था वहां से काफ़ी गिरावट दिखी और एकदम सपाट निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई लेवल्स पर खुला था, लेकिन उसमें भी गिरावट दिखी और 58,100 की बात करें तो आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा तेज़ी थी आज के सत्र में। इन्फोसिस 5% से ज़्यादा बढ़ा। इसके अलावा HCL टेक, TCS, एम्फोसिस जैसे सभी स्टॉक्स निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में शामिल थे और निफ्टी IT इंडेक्स के टॉप गेनर्स में भी शामिल थे। याद रखें, H1B वीज़ास को लेकर एक पॉजिटिव खबर निकल कर आई। US एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लैरिफाई किया कि $1 लाख की जो H1B वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी होगी वो न्यू एप्लीकेंट्स के लिए होगी। तो ये पॉजिटिव खबर पूरे IT सेक्टर के लिए। इसके अलावा इन्फोसिस के प्रमोटर्स ने क्लैरिफाई किया कि 18,000 करोड़ के बायबैक में प्रमोटर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और इसी वजह से इन्फोसिस भी 5% की तेजी के साथ बंद हुआ। FMCG शेयरों में भी तेजी दिखी। HUL के नतीजे अनुमान से बेहतर थे। मैनेजमेंट का मानना है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा कंजम्पशन बूस्ट को लेकर। यूनाइटेड ब्रूअरीज, वरुण बेवरेजेस, कोलगेट, डाबर सभी स्टॉक्स तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। याद रखें, टेक्सटाइल स्टॉक्स में भी तेजी थी। वर्धमान टेक्सटाइल्स, वेल्सपन लिविंग, KPR मिल, गोकुलदास एक्सपोर्ट सभी 3 से 8% की तेजी के साथ बंद हुए। याद रखें, इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड डील साइन होने की उम्मीद है अगले कुछ दिनों में और टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा अगर जो 50% टैरिफ लगाए हैं उसे घटाया जाता है तो। और इसी पॉजिटिव खबर के चलते टेक्सटाइल शेयरों में आज तेजी दिखी। तो ऑल इन ऑल कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स जो खबरों के दम पर आज फोकस में थे, लेकिन इंडेक्स लेवल पर निफ्टी में दिन की ऊंचाई से काफी गिरावट दिखी और निफ्टी एकदम सपाट बंद होता हुआ नजर आया। करेंगे आशीषा आपका इस अहम अपडेट्स के लिए। इधर HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर के सितंबर तिमाही के नतीजे आ गए हैं। कैसे रहे हैं नतीजे और किस सेगमेंट ने कैसा प्रदर्शन किया, स्नेही शाह हमारी सहयोगी इसके बारे में जानकारी दे रही हैं। जी स्नेही, बताएं HUL के नतीजों के बारे में जरा। बिल्कुल, निफ्टी FMCG क्षेत्र में से दूसरी बड़ी कंपनी HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने Q2 के आंकड़े रिपोर्ट कर दिए हैं। ओवरऑल रेवेन्यू हमारी उम्मीद से इनलाइन है, बट पैट यानी कि नेट प्रॉफिट, एबिटा और एबिटा मार्जिन हमारी उम्मीद से कहीं बेहतर है। कंसोलिडेटेड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो रेवेन्यू आया है 16,241 करोड़ पर, एक 2% का अपटिक हमारी उम्मीद से बराबर। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 2,865 करोड़ पर आया है, 3.5% का अपटिक है हमारी उम्मीद से बेहतर। एबिटा में लगभग 2% की गिरावट है, 1.7% की, बट स्टिल हमारी उम्मीद से काफ़ी बेहतर है। एक वन टाइम गेन उन्होंने देखा है 273 करोड़ का, एक टैक्स डिस्प्यूट उनका एक रिजॉल्व हो चुका है, तो ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। और जो मार्जिन्स है वो 23% पर आए हैं और कंपनी ने जो गाइडेंस दिया था 22 से 23% इसके अपर एंड पर है, तो ये भी बड़ा पॉजिटिव है कंपनी के लिए। होम केयर सेगमेंट के बारे में बात करें तो रेवेन्यू हमारी उम्मीद से थोड़ा सा कम है। यहाँ पर अंडरलाइंग सेल्स ग्रोथ फ्लैट रहा है और अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ मिड सिंगल डिजिट्स में रहा है। ब्यूटी और वेलबींग क्षेत्र पर अंडरलाइंग सेल्स ग्रोथ 5% रहा है। UVG उनका अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ फ्लैट रहा है। रेवेन्यू ने काफ़ी अच्छा किया है ब्यूटी और वेलबींग में, 3,732 करोड़ पर ये नंबर आया है, 9% का अपटिक हमारी उम्मीद से बहुत बेहतर। पर्सनल केयर के बारे में बात करते हैं तो रेवेन्यू आया है 2,425 करोड़ पर, लगभग आधे प्रतिशत का अपटिक। अंडरलाइंग सेल्स ग्रोथ फ्लैट और अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ में हाई सिंगल डिजिट की डिक्लाइन देखने को मिली है, तो ये सेगमेंट ने थोड़ा सा वीक परफॉर्म किया है। और फूड्स सेगमेंट के बारे में बात करें तो रेवेन्यू में लगभग 2% की अपटिक, सेल्स ग्रोथ 3% और वॉल्यूम ग्रोथ में लो सिंगल डिजिट का ग्रोथ हमने देखा है। मैनेजमेंट कमेंट्री पर बात करते हैं तो वो कहते हैं कि फोकस उनका रहेगा वॉल्यूम लेड ग्रोथ पर और प्राइसिंग ग्रोथ लो सिंगल डिजिट्स में बना रहेगा अगर कमोडिटी के दाम जहां पर अभी है वहां पर बने रहे। वो एक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन एंटिसिपेट करते हैं नवंबर की शुरुआत से, जब तक GST का इम्पैक्ट थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। वो कहते हैं कि FY26 का सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ से बेटर रहेगा। मार्जिन्स उनकी
के सिमिलर लेवल्स पर बने रहेंगे और मार्जिन्स में हमें 50 या 60 बिप्स का एक अपटिक दिख सकता है जब आइसक्रीम बिजनेस का डीमर्जर कंप्लीटली हो जाए। तो मार्जिन की गाइडेंस उन्होंने ऊपर दी है, बट फिलहाल अभी के लिए मार्जिन उन्होंने 22 से 23% के बीच में बरकरार रखा है। तो ये था HUL का ओवरऑल राउंड अप। रेवेन्यू हमारी उम्मीद से इन लाइन, ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ जो फ्लैट आया है हमारी उम्मीद से थोड़ा मिस, और ओवरऑल अंडरलाइंग सेल्स ग्रोथ जो आया है 2% हमारी उम्मीद से इन लाइन। शुक्रिया करेंगे स्नेही आपका इस अहम जानकारी के लिए। इधर आईटी शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। किस खबर से आज आईटी शेयर एक्शन में रहे, बताने के लिए अभिषेक सत्यव्रतम की ये रिपोर्ट हम जरा देखते हैं जो उन्होंने मार्केट आज में हम तक पहुंचाई थी। जी देखिए, कई सारे ट्रिगर बन रहे हैं आईटी स्टॉक्स के लिए और आज हम देख रहे हैं कि चौतरफा तेजी का माहौल है और इन्फोसिस लीड कर रहा है आज की तेजी को। दरअसल देखिए, ट्रेड डील को लेकर ऑप्टिमिज्म है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक बेहतर ट्रेड डील हो सकती है। दिवाली के मौके पर दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने बातचीत की है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि भारत पर जो भी 50% का टैरिफ ये घटकर 15 से 16% तक आ सकती है और ये बातचीत चल रही है। तो ये उम्मीदें बढ़ रही हैं, देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन सेंटिमेंट निश्चित तौर पर बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। और आज आप निफ्टी आईटी में जो 10 शेयर हैं, ओरेकल फाइनेंशियल को छोड़ दीजिए, तो 10 में से 9 शेयर आज आपको चलते हुए दिखाई देंगे और पिछले 6 में से 5 सत्र में आईटी शेयरों में तेजी हो चुकी है। और हमने देखा था कि टीसीएस के नतीजे अच्छे आए थे, उसके बाद इन्फोसिस के नंबर्स अच्छे आए थे और उसके चलते सेक्टर में तेजी का माहौल बना है। तो बेहतर ट्रेड डील की उम्मीद है। और दूसरी चीज यह है कि H1B वीजा को लेकर अमेरिकी प्रशासन की तरफ से कुछ अपडेट्स आए हैं और उन्होंने ये सफाई दी है कि स्टेटस चेंज और एक्सटेंशन के मामलों में जो $1 लाख की जो वीजा फीस जो लगनी है वो नहीं लगेगी। दूसरी चीज ये है कि पहले जो वीजा जारी किए गए हैं या फिर जो वैलिड H1B वीजा है उन पर भी फीस नहीं लगेगी। साथ ही 21 सितंबर 2021 के पहले के जो आवेदन थे H1B वीजा के लिए उन पर भी ये $1 लाख की फीस लागू नहीं होगी। तो ये जो भी वीजा फीस होती है $1 लाख यानी कि करीब 88 लाख रुपए के आसपास की ये फीस बन जाती है, ये एम्प्लॉयर को यानी कि आईटी कंपनीज को भरना पड़ता है। तो ये एक तरह से ये बड़ी राहत है। आपको बता दें कि अमेरिका में जो हाल फिलहाल जो मंजूर किए गए हैं H1B वीजा के आवेदन, उसमें से 71% इंडियंस के रहे हैं, भारतीय के रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि देखिए एफआईज की खरीदारी लौट आई है भारतीय बाजार में। पिछले 11 में से 9 सत्र में एफआईज की बाइंग हुई है। हालांकि क्वांटम थोड़ा छोटा जरूर रहा है, लेकिन नोटिस करने वाली चीज ये है कि बीएफएसआई को अगर आप छोड़ दें तो आईटी में सबसे ज्यादा पैसा एफआईज की तरफ से आता है। तो ये एक ऑप्टिमिज्म बिल्ड हो रहा है कि अगर एफआईज की तरफ से शॉर्ट कवरिंग होती है और नया निवेश आता है तो निश्चित तौर पर आईटी कंपनीज के लिए एक फायदे वाली चीज होगी। आपको बता दें कि मार्च 2025 तक के जो आंकड़े हैं, बीएफएसआई में एफआईज का टोटल निवेश करीब 35% के आसपास का था और दूसरे नंबर पर टेक्नोलॉजी था करीब 10% के आसपास के निवेश के साथ। बाकी ऑटोमोबाइल और तेल गैस, हेल्थ केयर तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर ये आते हैं। इन्फोसिस आज आपको ज्यादा शाइन करता हुआ दिखाई देगा और करीब 4.5-5% के आसपास की तेजी है। लगातार तीसरे सत्र में ये शेयर चल रहा है। इन्फोसिस के तेजी के पीछे की वजह यह है कि 18,000 करोड़ रुपए का बायबैक इनका होना है और इसमें अपडेट आया है कि कंपनी के जो प्रमोटर है, जिसमें कि नारायण मूर्ति है, नंदन नीलेकणी है, सुधा मूर्ति है और भी तमाम लोग हैं, करीब 13% के आसपास का हिस्सा वो रखते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो उससे होगी दो चीजें। एक तो ये होगा कि अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो प्रमोटर का स्टेक जो है वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ के हो जाएगा करीब 13.5% के आसपास का। और प्रमोटर के हिस्सा नहीं लेने से एक और चीज होगी कि जो एक्सेप्टेंस रेशियो होगा वो रिटेल के लिए बेहतर हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये एक फायदे की चीज है और इसके चलते हम देख रहे हैं कि इन्फोसिस में आज फ्रेश बाइंग होते हुए हम देख रहे हैं। आपको बता दें कि 11 सितंबर को इन्फोसिस के बोर्ड ने 1800 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बायबैक को मंजूरी दी थी और ये 1800 रुपए के भाव पर ही बायबैक होगा। और टोटल अगर हम पेड अप इक्विटी साइज की बात करें तो वो करीब 2.5% के आसपास की है। तो निश्चित तौर पर मल्टीपल ट्रिगर्स हैं, लेकिन केंद्र में यह है कि भारत और अमेरिका के अगर रिश्ते बेहतर होते हैं और अगर ट्रेड डील अगर अच्छी स्ट्राइक होती है तो निश्चित तौर पर ये पूरे सेक्टर के लिए, जिस पर थोड़े मंदी का साया हमने देखा था भारत और अमेरिका के रिश्तों में जब तलखी आई थी, ये चीजें यहां से बेहतर होने की शुरुआत हो जाएगी। शुक्रिया करेंगे अभिषेक आपका। बढ़ते हैं आगे। म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए सेबी ने नया कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। प्रस्ताव में क्या है खास, अनुराग जोशी इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जी अनुराग, बताएं।
मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है जो कि म्यूचुअल फंड फोलियो के जो खोलने के को स्टैंडर्डाइज करने के लिए और जो पहला इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन होता है उसे भी स्टैंडर्डाइज करने के लिए बनाया गया है। सेबी ने इस बारे में जो पब्लिक है उससे कमेंट्स मांगे हैं नवंबर 14 तक, और ये जो प्रोसेस है जो केवाईसी का जो प्रोसेस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में उसको ज़्यादा सुदृढ़ करने के लिए ये सेबी ने कदम उठाया है। सेबी ने कहा है कि जो पहले नए फोलियो होते हैं, जब निवेशक पहली बार कोई म्यूचुअल फंड में एक नया फोलियो ओपन करते हैं, उससे पूरी तरह केवाईसी कंप्लायंट होना चाहिए और ट्रांजैक्शंस तभी चालू होंगे जब ये केवाईसी की जो वेरिफिकेशन जांच की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है, संपन्न हो जाती है। और ऐसे फोलियोस को केवाईसी कंप्लायंट मार्क कर दिया जाएगा केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी के अधीन। ये सेबी ने कंसल्टेशन पेपर इसीलिए जारी किया है कि कुछ ऐसे केसेस नॉन कंप्लायंट फोलियोस के म्यूचुअल फंड जो सेक्टर है उसमें सामने आए, और सेबी ने कहा कि कुछ केसेस में ऐसा पाया गया कि जो वेरिफिकेशन जो जांच की प्रक्रिया है वो जो सीक्वेंशियल उसका जो नेचर हो है उसके वजह से ये ठीक से इसको फॉलो नहीं हुआ है। तो अभी सेबी ने ये कंसल्टेशन पेपर लाया है और मध्य नवंबर तक, नवंबर 14 तक इसके बारे में पब्लिक कमेंट्स मांगे हैं। अनुराग इस अहम जानकारी के लिए। और इस वक्त की एक अहम और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी की अहम बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में 79,000 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी मिली है। सेना के लिए इक्विपमेंट खरीदने को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि इसमें और क्या कुछ निकला है। प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रकाश, जिस तरह के संकेत आपने अपने शुरुआती रिपोर्ट में भी दिए थे कि अहम रक्षा सौदों के खरीद को मंजूरी मिल सकती है, हमें बताइए लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट, आखिर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की अहम बैठक से क्या कुछ निकला है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठक थी और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को पहले इस बात की जानकारी दी थी कि करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए के जो रक्षा सौदे हैं उसकी मंजूरी मिल सकती है। और अब डीएसी की बैठक ख़त्म हो गई है। बैठक के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, जो डिटेल्स दिए गए हैं, उसके हिसाब से करीब करीब 79,000 करोड़ के जो प्रपोजल्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के लिए, जो डिफेंस इक्विपमेंट से संबंधित जो प्रपोजल्स हैं उस पर डीएसी की मंजूरी मिल गई है। इस तरीके से ये हमारी खबर पर मुहर लगी है। अगर आप उन डिटेल्स पर नज़र डालें तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रपोजल्स जो था वो था नाग मिसाइल सिस्टम, उस पर मंजूरी मिली है, जिसके ज़रिए जो इंडियन आर्मी की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, दुश्मन के जो कॉम्बट व्हीकल्स होते हैं, जो बंकर्स होते हैं, उसको तबाह करने के लिए नाग मिसाइल की भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसके प्रोक्योरमेंट को मंजूरी मिली है। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मोबाइल सिस्टम, हाई मोबिलिटी व्हीकल्स, उसको भी डीएसी की मंजूरी मिली है। इसके अलावा अगर आप हाई मोबिलिटी व्हीकल्स जो हैं उसकी ज़रूरत वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, खासकर पहाड़ी इलाकों में डिफ़िकल्ट टेरेंस जहाँ पे होते हैं, लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए इंडियन फोर्सेस की बात करें, वहाँ पर उनकी भूमिका इंपॉर्टेंट होती है और डीएसी ने इसकी खरीद को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा इंडियन नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डीएसी ने लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स, करीब करीब 33,000 करोड़ रुपए का प्रपोजल था 4 लैंडिंग डॉक्स की प्रोक्योरमेंट के लिए, उस पर अपनी मंजूरी दे दी है, खरीद को मंजूरी दी है। इसके अलावा 3mm नेवल सरफेस गन, एडवांस लाइट वेट टर्पीडोज, इसकी भी खरीद को मंजूरी दी है इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज़ को मजबूत करने के लिए। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की जहां तक बात है, उसके लिए लॉन्ग रेंज टारगेट सिचुएशन डिस्ट्रक्शन सिस्टम को मंजूरी दी गई है ताकि इंडियन एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज़ है उसमें मजबूती आए। करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के ज़रिए इनकी प्रोक्योरमेंट की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोक्योरमेंट है वो डोमेस्टिक सोर्सेज से होंगे, तो जाहिर तौर पर जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जो कि शिपिंग सेक्टर में है या फिर मिसाइल्स मैन्युफैक्चरिंग में है, गन्स मैन्युफैक्चरिंग में है, हाई रेंज की इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में है, उनको इसका फ़ायदा होने जा रहा है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रकाश इस अहम जानकारी के लिए, और हम इस पे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे आपसे। लेकिन इन सब के बीच में हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि क्या क्या चीजें जो हैं वो खास तौर पे डीएसी की इस मीटिंग में प्रोक्योरमेंट को मंजूरी मिली है। तो सबसे अहम यह है कि 80,000 करोड़ के रक्षा सौदों को जो है वो मंजूरी दी गई है। इसमें नाग मिसाइल, हाई मोबिलिटी व्हीकल जो बहुत ही डिफिकल्ट लोकेशंस में जो हैं वो कहीं ना कहीं रीच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन नेवी के पर्सपेक्टिव से देखें तो 4 लैंडिंग डॉग्स के प्रोक्योरमेंट को मंजूरी मिली है। यही नहीं, एयरफोर्स को लॉन्ग रेंज टारगेट सैचुरेशन सिस्टम की मंजूरी मिली है। और सबसे अहम बात यह है कि जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको बड़ा फायदा इन तमाम प्रोक्योरमेंट से और रक्षा सौदों से मिलने वाला है। प्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक और खबर के सिलसिले में भी उनके पास हम लौटेंगे। दरअसल रूस की तेल कंपनियों पर बैन से क्रूड की कीमतों में तेजी पर सरकार की नजर है। प्रकाश लगातार हमारे साथ बने हैं। प्रकाश जरा बताएं क्या है पूरी खबर, ये जो खास तौर पे रूस के साथ क्रूड और बाकी चीजों को लेकर बातें सामने आ रही हैं। देखिए, अमेरिका की तरफ से जो रशियन कंपनीज के ऊपर बैन लगाने की घोषणा की गई है उसको प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें रॉसनेफ्ट और एक दूसरी प्राइवेट कंपनी है। उसका क्या इम्पैक्ट इंडियन इंटरेस्ट पे होगा, ओएमसीज के क्रूड सप्लाई पर हो सकता है, इसको लेकर जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं सरकार की नज़र बनी हुई है। जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर नज़र रखी गई है। सूत्र बता रहे हैं कि ऑयल मिनिस्ट्री की तरफ से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के साथ इसकी चर्चा चल रही है, समीक्षा की जा रही है कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि ओएमसीज की क्रूड सप्लाई पर ज़्यादा असर नहीं होगा, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा रॉसनेफ्ट के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया है। और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ओवरऑल जो क्रूड वॉल्यूम है जो कि रशिया की तरफ से खरीद की जा रही है उसमें रॉसनेफ्ट की तरफ से डायरेक्ट सप्लाई नहीं है, इंटरमीडियरीज के जरिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खरीद करती हैं। लिहाजा रॉसनेफ्ट को अगर प्रतिबंधित किया गया है तो क्रूड सप्लाई पर ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं। हालांकि समीक्षा की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि क्या वैकल्पिक उपाय हो सकते हैं। इसके अलावा जहाँ तक रशिया से क्रूड खरीद की बात है, सूत्र बता रहे हैं कि ये मार्केट डायनेमिक्स के हिसाब से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज निर्धारित करती हैं। और जहाँ तक रशियन क्रूड का सवाल है, जो डिस्काउंट्स है उस पर काफ़ी कमी आई है। अब करीब करीब $2 के आसपास का जो डिस्काउंट है वो रह गया है। लिहाजा किस तरह की खरीद करनी है, किस तरीके का वॉल्यूम हो सकता है, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपने बिजनेस वायबिलिटी और डायनेमिक्स के हिसाब से उसको डिसाइड करेंगी। लेकिन इंडिया के इंटरेस्ट की बात है, जहाँ तक कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट की बात है, उसको प्रोटेक्ट रखा जाएगा। और पिछले कुछ सालों में इंडियन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने अपने क्रूड इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया है। करीब करीब 40 देशों से क्रूड इंपोर्ट किया जा रहा है और मार्केट में क्रूड सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है। लिहाजा इंडियन कंज्यूमर्स के ऊपर कोई नेगेटिव असर नहीं होगा। इंडियन कंज्यूमर्स के प्रोटेक्ट को तो सरकार की पूरी नजर है इस पूरे डेवलपमेंट्स पर और तमाम गतिविधियों पर। शुक्रिया करेंगे प्रकाश दोनों ही बड़ी खबरों पर पूरी जानकारी देने के लिए। और भी अहम खबरें हैं लेकिन यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं आगे। दिवाली के बाद छठ त्योहार में ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। हालात से निपटने के लिए रेलवे ने वॉर जोन बनाया है। आखिर वॉर जोन का क्या है मकसद, पूरी खबर के साथ समीर दीक्षित जुड़ चुके हैं। समीर बताएं इस वॉर जोन की आखिर क्या है तैयारी? हम मौजूद हैं रेलवे मंत्रालय के वॉर जोन में और यहाँ पर आप देखें तो ये तमाम स्क्रीन के जरिए लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। त्योहारी सीजन में कहीं भी किसी भी स्टेशन पे अगर एक्स्ट्रा रश है, पैसेंजर की संख्या बढ़ती है तो उसको मॉनिटर करने के लिए यहाँ से वॉर जोन से लगातार निगरानी की जा रही है। और जब भी ऐसी स्थिति लगती है जहाँ पर इंटरवेंशन की या हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है तो दिशा निर्देश यहीं से जारी किए जाते हैं। 70 से ज्यादा डिविजन्स पे इस तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है, जिसमें प्रमुख तौर पे नॉर्दर्न रेलवेज और बिहार बाउंड जो ट्रेन है उन पर निगरानी रखी जा रही है। और आप देखें तो किस तरीके से यहाँ पर आरपीएफ, बड़ी संख्या में आरपीएफ के जवानों की तैनाती हर स्टेशन पे की गई है। हजारों की संख्या में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उससे हर वक्त निगरानी के जरिए कोशिश यही की जा रही है कि स्टेशन पे भीड़ ना बढ़े। एक और अहम काम जो रेलवे ने किया है वो है परमानेंट होल्डिंग एरिया बनाना, यानी कि एक ऐसा निर्धारित क्षेत्र जहां पर पैसेंजर पहले आकर के एकत्रित हों और फिर जब उनकी ट्रेन स्टेशन पे मौजूद हो तभी वो आगे बढ़े स्टेशन की तरफ।
रेलवे मंत्रालय की तरफ से यह भी आदेश जारी कर दिया गया है कि 76 स्टेशन पे परमानेंट होल्डिंग स्टेशन बनाए जाएंगे अगले त्योहारी सीजन से पहले। रेलवे अब तक 10,700 स्पेशल ट्रेनें चलाने को नोटिफाई कर चुकी है, वो ट्रेनें चल रही हैं। रेलवे का अपना अनुमान है कि जब तक ये त्योहारी सीजन पूरा होगा तकरीबन 13,000 ऐसी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। अब तक जो लाभार्थियों की बात करें वो 1 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स को उसका लाभ मिल चुका है, वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। त्योहार में अपने परिवारजनों के संग, अपने रिश्तेदारों के संग वो त्योहार मना रहे हैं और रेलवे की कोशिश ये है कि अभी जिस तरीके से स्थिति नियंत्रण में है इसको आगे भी बनाए रखे। हालांकि एक चुनौती रेलवे के सामने और विशेषकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने ये है कि वो सोशल मीडिया पे लगातार ऐसे वीडियोस मैसेजेस का शिकार हो रहे हैं जो लगातार मंत्रालय का दावा है कि भ्रामक है और उनकी छवि को धूमिल करने के लिए किया जा रहा है। और उसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे की तरफ से IR फैक्ट चेक, इंडियन रेलवे फैक्ट चेक की शुरुआत की गई है। लिहाजा जो भी लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो ये जरूर देखें कि अगर ऐसी कोई खबर जानकारी उनके सामने आ रही है जो डाउटफुल हो, वो IR फैक्ट चेक से उसको क्रॉस वेरीफाई कर लें, वो सही है या गलत, या वो अपनी तरफ से भी उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो तमाम जो है दायरा जायजा लिया हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने इस वॉर जोन का। बहरहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।